या गाइस हाय, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अन अकेडमी. दिस इज नवदीप एंड आई वुड बी डिस्कसिंग yesterday's GS2 पार्ट विद यू गाइस. जल्दी सब ज्वाइन हो जाओ. वॉइस वगैरह सही है सब? एवरीथिंग वेल? लेट्स वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन. ओके, आ रहे हैं सब. तो हम लोग जो कल का सेशन था, जो कल का हमारा पेपर था, उसकी एनालिसिस करेंगे GS2 का. ओके, सो अगर आप पेपर देखेंगे तो दीज वर द क्वेश्चंस. एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे इसका बेस्ट आंसर कैसे लिखा जा सकता है. लेकिन अगर मैं कल के पूरे एग्जाम को थोड़े से नरेटिव में आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आए कहां कहां से थे, तो दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट, ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके पास एक थीम हो. ओके, सो कैन यू हियर मी? एवरीथिंग वेल? सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल. ऑल वेल? थैंक यू गाइस. ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे कि मेन क्वेश्चन आए कहां कहां से थे, ताकि जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास भी एक रोड मैप हो. ओके, सो क्वेश्चन की पहली थीम थी चाइना इंडिया वेस्ट नैरेटिव. चाइना इंडिया वेस्ट नैरेटिव. चाइना इंडिया वेस्ट नैरेटिव. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो आपको याद रखनी है. पहली थी इंडिया एंड वेस्ट, इंडिया एंड चाइना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो दिस इज ए रिपीटेड. ओके, वॉइस वगैरह सब बराबर है? कंफर्म कर देना गाइस. ओके, सेकंड जो थीम थी जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज लोक अदालत एंड लोकल बॉडीज. अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे लोक अदालत पे क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है. देन गवर्नेंस में से सिटीजन कार्टर, PIL एंड ई गवर्नेंस. सिटीजन कार्टर, PIL, ई गवर्नेंस, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. देन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, सेकुलरिज्म एंड राइट टू प्रिवेसी. सेकुलरिज्म एंड राइट टू प्रिवेसी. ओके, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. आप सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज सुनने में किसी में भी? आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए. ओके, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, CAG एंड फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था. ये भी इंपॉर्टेंट है और ऑल्सो एक रिपीटेड थीम है. रोल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, गवर्नेंस में से आया था एक क्वेश्चन. ये एक और थीम है जिसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन इज देयर चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, वन नेशन वन इलेक्शन एंड डी चीटिंग इन एग्जाम्स इनिशिएटिव. दिस वाज अ हॉट टॉपिक. ये दोनों हॉट टॉपिक थे, वन नेशन वन इलेक्शन एंड एंटी चीटिंग इन एग्जाम. ये हॉट टॉपिक था. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक प्लस मालदीव्स, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था. सो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे. थीम क्लियर है आपकी गाइस? गुड गाइस, कंफर्म कर दो एक बार. बड़े आप क्वेश्चन की ओर, थीम समझ में आ गई? तो अगर आपको नटशेल में इस बार का GS2 का पेपर जानना है कहां कहां से आया, नटशेल में बिना क्वेश्चन पेपर देखे, तो पहले आया चाइना इंडिया और वेस्ट नैरेटिव पे. चाइना इंडिया चाइना रिलेशंस, वेस्ट का नैरेटिव. लोक अदालत, हर बार हम लोग जुडिशरी से क्वेश्चन एक्सपेक्ट तो करते ही करते हैं. इस बार किस पे आ गया? लोक अदालत पे एंड लोकल बॉडीज. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी मैं आपको कराऊंगा जब. उसके बाद सिटीजन कार्टर, PIL एंड ई गवर्नेंस. सिटीजन कार्टर, PIL एंड ई गवर्नेंस, यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ. सिटीजन कार्टर जिन लोगों ने रिपीटेडली मेंस दिया हुआ है उनको पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है. देन कैबिनेट सिस्टम, CAG, फेडरलिज्म, इंडियन पॉलिटी से. फेडरलिज्म हमेशा एक हॉट टॉपिक होता है. चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, ये थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे. जब मैंने भी क्वेश्चन पेपर में से देखा तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. ओके, तो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या था. पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस.
जल्दी जल्दी बता दो गाइस, किस किसने कल का एग्जाम का पेपर देखा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस एट होम? जल्दी बता दो गाइस। आप लोगों ने एग्जाम का पेपर देखा कल GS2 का? कैसा लगा आपको लेवल इसका? इजी लगा, मुश्किल लगा? मेरे को वो भी बता दो। तब तक हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। पहला क्वेश्चन पे यही रुक जाओ। क्वेश्चन के दो पार्ट है, हम लोग इसे बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे एग्जाम हॉल में कर रहे हैं। ओके, सो पहला पार्ट क्या कहता है? एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। जो वेरियस कमिटीज ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कहा है उसके बारे में लिखे, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। आंसर देना 150 वर्ड। तो क्वेश्चन के बेसिकली टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, किस किस कमेटी ने क्या रिफॉर्म करने को बोला, पहले उसके बारे में लिखो। उसके बाद इसने लिखा है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। दिस इज द गाइस, ये कैच है। अगर किसी बच्चे ने, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं एंड आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मैंने आंसर राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं की है, तो मैं ऑफ कोर्स एम्फोसिस किसके ऊपर करूंगा? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। पढ़ा भी हुआ, हॉट टॉपिक। लेकिन अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से देखोगे, आपने आंसर राइटिंग की हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट मेरे को कह रहा है कि एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। तो मेरे को थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा उन कमिटीज का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बने थे, और उसके बाद में आऊंगा वन नेशन वन इलेक्शन पे। गाइस क्लियर हो रहा है ये चीज? इस क्वेश्चन का फंडा क्लियर हुआ? इट इज बेसिकली ए टू पार्ट क्वेश्चन, एक टू पार्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं गाइस, बता दें क्लियर हो रही है? गुड है। अब यहां देखिए, इसका सैंपल आंसर देखते हैं। यहां आ जाइए। तो दिस इज द सैंपल आंसर। ओके, अब यहां देखिए, क्लियर हो रही है गाइस? गुड है। यहां देखिए, सितंबर 19 2024 को एक न्यूज थी। अब आप देखिए कि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना अक्सर कि सर किस टाइम तक का करंट अफेयर पढ़े, तो उन्हें मैं बता दूं, यहां डेट पड़ी है सितंबर 19 2024, और पेपर की डेट भी आप देख लीजिए। ओके, तो यूपीएससी में जिस दिन तक पेपर है उसके पहले दिन तक यू मस्ट बी अवेयर। ओके, तो क्या था? एज कैबिनेट गिव्स नॉट टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में था। वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट द ईसीआई मस्ट डू साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली पोल्स अक्रॉस इंडिया, ये दूसरा आर्टिकल था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन फ्रीक्वेंटली इन न्यूज। तो हैरानगी ज्यादा होनी नहीं चाहिए अगर एग्जाम में आए, इवन एग्जाम से 2 दिन पहले भी पेपर में है, न्यूज़पेपर में। तो मेरे हिसाब से इसके लिए हम लोगों को ज्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन आया कहां से। ओके, अब यहां देखिए, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन लिखेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं। तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन को सिर्फ मेंशन करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन में हम लिखेंगे ये वो रिफॉर्म्स होते हैं दैट एनेबल फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विच इज द बेस फॉर ए डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी का बेस क्या होता है? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट टाइमली इलेक्शंस। और वही सब करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं उसी को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? डेफिनेशन। लिख दिया आप लोगों ने डेफिनेशन? जैसे ही आपने डेफिनेशन लिखी उसके बाद की क्वेश्चन का की देखा करो। देखो क्वेश्चन करते कैसे, क्वेश्चन का मार्क्स देखा करो। 10 मार्क्स से हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना।
हमने बस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन लिख दी। क्या लिखी? दीज आर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली इलेक्शंस व्हिच आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हो गया? चलो भाई 2 नंबर मिल गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। अब वेरियस कमिटीज ने किस स्टेज पे कौन सी कमेटी बनी और उसने कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट किया, हम वो लिखें। तो हमारे पास 4 कमिटीज हैं। जब भी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, देयर आर 4 कमिटीज, और चारों से क्या क्या चेंजेस आई वो हम यहां पर लिखते हैं। तो उसके बाद डेफिनेशन हमने ऊपर लिख दी। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे कमिटीज को। कैसे मेंशन करेंगे? पहले दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसने क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए वो लिखेंगे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, दिनेश गोस्वामी कमेटी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की भी बात चल रही है, बहुत बार न्यूज में था, वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं आया। तो अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, जो कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है, इट वाज सजेस्टेड बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी। ओके, दिनेश गोस्वामी कमेटी। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रॉक्सी वोटिंग अलाउ करनी चाहिए, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, डिप्लोमेट, सिटीजन लिविंग आउटसाइड। प्रॉक्सी वोटिंग, ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि प्रॉक्सी वोटिंग किसने सबसे पहले फॉरवर्ड की? इट वाज दिनेश गोस्वामी कमेटी। ओके, प्रॉक्सी वोटिंग होता है कि जो अपने सेंटर पे नहीं है, बाहर है, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, जो बाहर सिटीजन काम करते हैं, उनके लिए भी है तो प्रॉक्सी वोटिंग। तो ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में लिख देता दिनेश गोस्वामी कमेटी के आगे। दूसरी कमेटी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इसने, गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की। देन लॉ कमीशन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन 170th रिपोर्ट, जो 1999 की थी, उसने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। वैसे लॉ कमीशन टाइम टू टाइम जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है। तो मैं पर्टिकुलरली क्या मेंशन करूंगा? 170th रिपोर्ट। अब आप बोलोगे सर इतना सब मेरे को याद कैसे रहता? मैं तो एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, इतना सब मेरे को याद कैसे रहेगा सर? आपको तो याद है, मेरे को कैसे याद रहता? बेटा क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि इस बार 2 टॉपिक्स थे जो फ्रीक्वेंटली न्यूज में थे। वो आप छोड़ दीजिए कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अलग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, लेकिन इस बार 2 ऐसे टॉपिक्स थे जो फ्रीक्वेंटली न्यूज में थे। पहला वाला जो था, इट वाज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, वो आया ही नहीं। तो उसमें भी तो कुछ कमेटीज होंगी ना जिन्होंने रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन आ क्या गया? वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो कमेटीज मैंने यहां यूज कर ली। देन देयर इज वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी का कहना था कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट करो। दैट मींस दोज हु हैव द क्रिमिनल बैकग्राउंड्स शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो वापस से क्वेश्चन देखो गाइस, मेरे साथ साथ समझ आ रहा है कैसे लिखना है? क्लियर करो, शाबाश। वापस से जल्दी जल्दी मेरे साथ क्वेश्चन देखो क्या था। एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो हमने क्या लिखी? पहले डेफिनेशन। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का, याद रखा करो। सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज, फिर हमने कमिटीज लिख दी। इन वेरियस कमिटीज ने क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दी है वो लिख दिया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी लिख दी। अब पूछ रहा है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। आप सबको करंट अफेयर में पता ही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद का हाई लेड पैनल था। एक पैनल था जिसे लेड कर रहे थे रामनाथ कोविंद, वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बना हुआ था। देन उसके बाद हम जाएंगे कि पूरा एनालिसिस, अब हम जाएंगे सीधे वन नेशन वन इलेक्शन पे। पहले हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यहां पे खत्म कर दिया। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है विद पर्टिकुलर रेफरेंस। अब जिसके बारे में बात करनी है उसके बारे में लिखिए। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइज? मेरे को बताओ, समझ आ रहा है हाउ टू राइट द आंसर? उसके बाद जब हम जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम विवेक देबरॉय, जो नीति आयोग के थे,
एंड किशोर देसाई 2017 में एक पेपर लिखते हैं। इस पेपर में कहते हैं कि 2009 और 2014 में चुनाव कराने का, लोकसभा चुनाव में स्टेट का 3000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हम सबको पता है कि इंडिया में चुनाव एक त्योहार की तरह है, साल में कई बार आता है। जैसे अभी J&K में चल रहा है, हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, वहां पे आएगा, फिर दिल्ली पे भी आएगा। तो हम देखें तो इलेक्शंस आर लाइक ए फेस्टिवल। इलेक्शंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर इलेक्शन के बाद, हर इलेक्शन से पहले वी हैव द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके करके गवर्नेंस ठप हो जाती है। फिर आप वो चीजें लिखोगे, खर्चा आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, विवेक देबरॉय कमेटी ने कहा था 3000 करोड़ रुपए। अब सोचिए उससे कितना वेलफेयर हो सकता था। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल लिखेंगे आप। फिर पैरामिलिट्री फटीग हो जाती है, पैरामिलिट्री को आप यहां से उठा के एक दूसरी स्टेट में, दूसरी से सेंटर के लिए ले जाते हैं। फिर आप मेंशन करेंगे फेडरलिज्म। इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को यहां पर मेंशन करना। कैसे मेंशन करना कि अगर रामनाथ कोविंद साहब जैसे कह रहे हैं कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करो और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन लाओ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो गाइस आप ये सोचिए कि आपकी गवर्नमेंट में, आपकी स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसकी अवधि कब तक है। जैसे अभी J&K में इलेक्शन होंगे 24 में, तो 29 तक रहेगी। किसी की अगले साल होगी, किसी की लास्ट ईयर हुई, तो उनका टाइम कैसे हम या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो फेडरलिज्म पे अटैक है। एक हिसाब से फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया जाएगा। मशीनरी डबल चाहिए क्योंकि 2 मशीन चाहिए एक टाइम पे, तो उस पर भी एक्सपेंडिचर होगा। देन डिसोल्यूशन बिफोर टाइम, जो मैंने आपसे कहा, कईयों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कईयों को बिफोर टाइम करके। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे क्वेश्चन को आंसर को काउंटर करने के लिए। देन हम रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में लिखेंगे। उन्होंने क्या कहा कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली को, जो इलेक्शन है, इनको सिंक्रोनाइज करें। 100 डेज के अंदर अंदर लोकल बॉडीज की भी इलेक्शन कराएं। और टोटल आपको ये देखना कि कौन कौन से आर्टिकल मेंशन कर देना कि 83 और 172 ये वो आर्टिकल्स थे जिनमें इस चेंज के लिए हमें अमेंडमेंट करनी है। फिर इलेक्टोरल कार्ड भी होता है, वोटर कार्ड, वो भी सिंगल बनेगा, तो आर्टिकल 325 उसको अमेंड कर देता। तो ये सब चीजें जब आप मेंशन करेंगे तभी जो आपका आंसर है ना वो परफेक्ट बनेगा। तो देख लो, अभी यहां पे लास्ट बार दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था? पहला ही क्वेश्चन, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स में लिखना है। तो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। पहले मैं क्या लिखूंगा? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन लिख दी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेफिनेशन, हाँ सर लिख दी। फिर क्या लिख रहा है? कह रहा है सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज, 4 कमिटीज लिख दूंगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, लॉ कमीशन, वोहरा कमेटी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिख दिया। इन्होंने क्या क्या कहा वो भी उसमें मेंशन कर दिया। उसके आगे क्या करूंगा गाइस? विद स्पेशल रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। कौन सी सबसे पहले किसने कहा, किसने पूरा रिसेंटली कौन सी कमेटी न्यूज में थी? विवेक देबरॉय की रिपोर्ट जो उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर दी, उसका ब्यौरा दूंगा। फिर मेंशन करूंगा खर्चा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्यों एक तरफ मेंशन करूंगा कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, दूसरी तरफ उसका काउंटर भी लिख दूंगा, बैलेंस हो जाएगा मेरा आंसर। फिर लास्ट में मेंशन करूंगा रामनाथ कोविंद कमेटी, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर है वो सब मेंशन कर दूंगा। बन गया मेरा आंसर। क्लियर हुई गाइस? जल्दी जल्दी चैट में बता दो, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे लिखना है आपने? इज इट क्लियर कैसे लिखा हमने ये वाला आंसर? क्लियर हो रहा है गाइस? बिल्कुल बैलेंस आंसर लिखना है। कैसे लिखना है वो बता देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता खाली प्रॉब्लम्स के ऊपर, दिस वाज द आर्टिकल, ये भी दिया हुआ था, यहीं से मैंने पॉइंट्स उठाए।
क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है गाइस? ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आई होप इट इज विजिबल। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब बढ़िया? यहां देखेंगे अब, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। मेरे को कह रहा है कि एक तो आप एक्सप्लेन भी करें सर, क्या कह रहा है मेरे को? एक कह रहा है कि आप सर एक्सप्लेन भी करें। मैंने कहा ठीक है, किस किस को एक्सप्लेन करना है? कहता है लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश, मतलब इसके डिफरेंसेस भी बताओ। तो इसके बाद मैं इसके डिफरेंसेस भी बताऊंगा। वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। अब जो हमें डिफरेंस बतानी है ना गाइस, क्वेश्चन वहीं से आपको हिंट दे रहा है कि मेरे को क्या डिफरेंस बतानी है, वहीं से आपको हिंट दे रहा है। डिफरेंस आपको बतानी है, क्या ये सिविल क्रिमिनल केसेस दोनों के दोनों में जा सकते हैं? ओके, वहीं से आपको बोल रहा है कि मेन फोकस आप डिफरेंस का रखेंगे टाइप ऑफ केसेस में। मतलब लोक अदालत में कौन से केस जाते हैं, उसी के साथ साथ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में कौन से क्वेश्चन जाते हैं। टफ क्वेश्चन था, ओके, अनएक्सपेक्टेड था, जिसके लिए यूपीएससी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लोक अदालत को और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स को, जो क्वेश्चन कह रहा है। ओके, सो लोक अदालत आर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया टू सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली। इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 to provide speedy justice, reduce the burden on the tradition of the courts. Basically, लोक अदालत अगर मैं बात करूं तो वहां पर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज जाती हैं। दो पार्टीज जिनमें काफी टाइम से केस पेंडिंग है और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तो दे गो टू लोक अदालत। लोक अदालत के फायदे भी हैं। लोक अदालत से कोर्ट पे बर्डन जो है वो कम पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि लोक अदालत कौन से एक्ट से बना हुआ था। तो एक्सप्लेन कर लिया मैंने, हाँ सर एक्सप्लेन कर लिया आपने। क्वेश्चन ने आपको बोला था कि एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश, तो सर आपने एक्सप्लेन कर दिया। सर जो फैसले लोकसभा लोक अदालत में होते हैं वो चैलेंज कहां होंगे? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। तो बेटा जो डिसीजंस लोक अदालत में लिए जाते हैं वो बाइंडिंग है, क्योंकि दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट से गई थी, एनफोर्सेबल है, और उनके खिलाफ हम उनके खिलाफ जो यहां देखेंगे अब, नो अपील्स कैन बी मेड। अगर दोनों पार्टीज फैसले से खुश हैं तो उसकी कोई अपील होती नहीं। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कौन से टाइप के केसेस जाते हैं। ओके, तो केसेस कौन से होते हैं? बेसिकली केसेस आर सिविल केसेस। केसेस आर सिविल केसेस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आर्बिट्रेशन की ओर। आर्बिट्रेशन गवर्न हुई थी आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996। ये भी एक एक्ट से बना। आर्बिट्रेशन बेसिकली, आर्बिट्रेशन खाली सिविल केसेस हैंडल करता है, लेकिन क्रिमिनल नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये सिविल केसेस भी करता है और कुछ केसेस में क्रिमिनल केसेस भी हैंडल करता है। तो लोक अदालत में लो रेंज के सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जाते हैं और आर्बिट्रेशन में सिर्फ सिविल जाते हैं। पहला डिफरेंस आपको यही पता चल गया। डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं बट कैन बी चैलेंज्ड। लोक अदालत में हमने क्या पढ़ा? डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। तो अगर हम देखेंगे तो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दो पार्टीज के बीच में, उनके केसेस जाते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया लोक अदालत कौन से एक्ट से बना, मैंने एक्सप्लेन किया आर्बिट्रेशन कोर्ट कौन से एक्ट से बने, दोनों मैंने एक्सप्लेन किए।
उसके बाद मैंने लिखा कौन से केसेस जाते हैं, यहां पर सिविल जाते हैं और क्रिमिनल भी जाता है लोग, जबकि आर्बिट्रेशन कोर्ट में सिर्फ सिविल जाते हैं, मेनली कौन से वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश। पहले मैंने एक्सप्लेन किया, फिर डिफरेंस बताया किस किस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। ओके, डन हो रहा है गाइस, कमेंट करके बता दें डन है सब, क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन कल के जीएस के पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलिटी में यह क्वेश्चन चेक करेगा कि आपकी अप्रोच बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, सो ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन देखेंगे अब यहां। द ग्रोथ ऑफ cabinet system has practically resulted in the marginalization of the parliamentary supremacy. Elucidate, answer in 150 words. क्वेश्चन फिर से हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट सिस्टम की जब से ग्रोथ हुई है, इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है वो कम हुआ है, उसका डिक्लाइन हुआ है। आप इलुसिडेट करें। आपको पता होगा कि इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का क्या होता है, एक इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की एक खास बात है। क्या खास बात है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये चीज याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव जो हमारा है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। यानी ये खुद अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक पार्लियामेंट में डिटेल डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग के बाद फैसला न पास हो जाए। ये तो हमें पता ही है। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो कैबिनेट सिस्टम है ना, इससे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिक्लाइन हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम्पल दो, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हम अगर 2014 के बाद देखें, आप लिखेंगे नहीं 2014, आप लिखेंगे इन द रीसेंट टाइम्स। सरकार के पास क्या थी, ब्रूट मेजॉरिटी। जब आपके पास मेजॉरिटी बहुत है तो क्या आप पार्लियामेंट को किसी तरीके से एक हिसाब से आप अंडरमाइन नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव द नंबर्स। व्हेन यू हैव द नंबर्स देन इट डजंट मैटर व्हाट पार्लियामेंट सेज। आप कोई भी बिल, कोई भी कानून पास करवा सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने यह देखा है कि 10 मिनट से कम टाइम में कानून पास हुए, बिकॉज द गवर्नमेंट हैड द मेजॉरिटी। उसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि सरकार ने कई बार ऑर्डिनेंस रूट का सहारा भी लिया, यानी आर्टिकल 123, जहां पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते हैं, वो भी लिया गवर्नमेंट ने। अब यह भी देखा हमने रिसेंट टाइम में कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं होती है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होती बहुत ही कम देखी गई है। पब्लिक ओपिनियन लिया ही नहीं जाता। जो कमेटीज होती हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता जब लॉ लाया जाता। यानी अब बिल्स कमेटीज के पास कम भेजी जाती है, पब्लिक ओपिनियन कम ही पूछे जाते हैं। ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे। उसी के साथ आप मेंशन करेंगे एंटी डिफेक्शन। देयर इज एंटी डिफेक्शन। आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास नंबर्स है, तो जो आपका विप वोट करने को बोलेगा, आपके मेंबर्स वही वोट करेंगे, वही वोट करेंगे वो। इसीलिए होगा ये कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। पार्लियामेंट कब लगेगा, हाउस कब समन होगा, कब डिसॉल्व होगा,
ये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है। उसमें कहां के मेंबर्स होते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के होते हैं। तो गाइस अगर ये आप चार चीजें मेंशन कर देते हैं, ब्रूट मेजॉरिटी, ऑर्डिनेंस रूट, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस हैव डिक्लाइंड, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हैज द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन यही तो था। बिकॉज आपको पता है डेमोक्रेसी में, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के गोले के जस्ट बाहर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाहर, गोले के बाहर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो सारे डिसीजन जो मेजर डिसीजन हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ही लेते हैं। तो यही आप क्वेश्चन वापस से पढ़िए, जो पॉइंट मैंने आपसे कहे वो क्वेश्चन वापस से पढ़िए। क्वेश्चन क्या था? द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम has practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy. मेंशन करना है आपको पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों, इलुसिडेट लिखा हुआ है वहां पर, कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब ब्रूट मेजॉरिटी हो किसी रूलिंग पार्टी के पास, तब पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी होती है वो डिक्लाइन होती है। क्लियर हो गया गाइस? जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दे क्लियर हो रहा है। ये देखिए, और ये न्यूज में भी था वैसे कैबिनेट, ये देखिए नरेंद्र मोदी 3.0 हु इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब चीज देखेंगे हम यहां पर। ओके, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट में बता दो कि वर्ड कैबिनेट, जो कैबिनेट है ये कहां पर मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? विच इज द ओनली आर्टिकल टू हैव द वर्ड कैबिनेट? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग मस्ट नॉट ओवरशैडो नीड टू टैकल अर्जेंट, ये देखिए यही सेम। वही तभी मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चन आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं, इट इज इजी टू गेट मार्क्स इन मेंस बट वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स इन मेंस। मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन गुड मार्क्स नहीं आते। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कैग, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस in India. So the duty of the comptroller and auditor general is not merely to ensure the legality of the expenditure but also its propriety. क्वेश्चन में दो वर्ड्स ऐसे हैं, अगर दो वर्ड्स आपने टच कर लिए तो गाइस मार्क्स की आपको खजाना खुल जाएगा मार्क्स का आपके लिए। कमेंट अगेन 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। क्वेश्चन देखना ढंग से, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द ड्यूटी ऑफ द कैग इज नॉट मेरली लीगैलिटी, यानी आप, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो कैग की ड्यूटीज है ना, वो खाली वो नहीं है जो लीगली उसको असाइन की गई है, बट ऑल्सो इट्स प्रोपराइटी। प्रोपराइटी का मतलब है कि क्या वो कोई गोल कंप्लीट कर रहा है या नहीं। इसको ज्यादा समझाने के लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं, आंसर की ओर ले जाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं हाउ वी कैन राइट इट इन द बेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल वे में इसको कैसे लिख सकते हैं। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता ही है, लेकिन इसकी ड्यूटीज और अदर प्रोविजंस जो हैं वो एक एक्ट में दिए हुए हैं, याद रखिएगा। कैग की जो ड्यूटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, जो बाकी की चीजें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है। कैग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसकी सर्विसेज, कंडीशन, वो सब एक एक्ट में दिया है पार्लियामेंट के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये एक्ट है जिसमें क्या दी हुई है, ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस।
अब बेटा क्वेश्चन ऊपर पढ़ो, एक बार ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर इज नॉट मेनली लीगैलिटी, मतलब जो इस लॉ में लिखी हुई है खाली वही उसकी ड्यूटीज नहीं है। आगे लिखा है बट ऑल्सो इट्स प्रॉपरिटी। जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं, एक अच्छा आंसर लिखते हैं, उनको इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। दो मेन वर्ड्स है, लीगैलिटी, प्रॉपरिटी। तो कह रहा है कि क्या की जो ड्यूटी है वो खाली लीगैलिटी नहीं है। लीगैलिटी में आपने लॉ लिखना, कौन सा लॉ है? क्या के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर पावर्स और फंक्शंस कहां दी है? लॉ में। आपको एक जजमेंट यहां पर लिखनी है, अरविंद गुप्ता जजमेंट 2012, जिसमें सेम वर्डिंग यूज की गई थी कि कैग शुड ऑल्सो चेक नॉट ओनली द लीगैलिटी बट इट्स प्रॉपरिटी। अगर आप ये जजमेंट लिख लेते हैं जिसमें सेम वर्डिंग पूछी गई थी, तो मोर देन सफाइस हो जाएगा आपका आंसर। बेसिकली क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि अंडर द अरविंद गुप्ता जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड कि कैग का खाली काम यह नहीं है कि यह देखना कि कितने पैसे कहां पर खर्च हुए। कैग अपनी रिपोर्ट देते ना प्रेसिडेंट को, तो उसमें पूरा एक्सपेंडिचर लिखा होता है, कहां पर कितना खर्चा हुआ। तो अरविंद गुप्ता जजमेंट में कहा गया कि कैग का काम खाली ये नहीं है, यह देखना कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ। कैग का काम यह भी देखना है कि जितना पैसा जहां पर खर्च हुआ उतना होना भी चाहिए था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कल इंडिया प्लान कर दे कि वी आर सेटलिंग ए कॉलोनी ऑन मार्स, फॉर एग्जाम्पल, हमें 4,000 करोड़ दे दो, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कैग, लीगलिटी उसकी ये, लीगली उसकी ड्यूटी ये देखना कि 4,000 करोड़ वहां खर्च हो रहा है नहीं, अपनी रिपोर्ट देना। लेकिन गुप्ता कमेटी में यह कहा गया है कि कैग को उसकी प्रॉपर्टी भी देखनी है कि क्या सच में हमें मार्स में जाने की जरूरत है या नहीं, जिसके लिए पैसा लिया गया है उसकी हमें जरूरत भी है या नहीं। दिस इज द प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है आपको कि हाउ टू फ्रेम दिस आंसर? आई कैन से दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट आई हैव सीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन दो ही वर्ड्स पे टिका हुआ है। क्लियर हो गया गाइस? कमेंट करके बताएं मेरे को, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज। फिर हम इसमें एग्जांपल करेंगे कैग की। कैग ने दो प्रोजेक्ट्स अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, उनमें शायद पैसा उतना खर्च नहीं हो रहा, या पैसा जितना खर्च हो रहा है उतना काम नहीं हो रहा। पैसा लीक हो रहा है, चोरी हो रही है, घोटाले हो रहे हैं। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। पहला था आयुष्मान भारत, दूसरा था भारतमाला प्रोजेक्ट। ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं। पहला आयुष्मान भारत, जिसमें कैग ने पॉइंट आउट किया है कि फ्रॉड हो रहा है, कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी डेथ हो गई है, उनका पैसा लिया जा रहा है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे जिनका नंबर ही इनवैलिड है, जैसे 88888111 ऐसे वाला नंबर थे, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कैग ने। दूसरा है भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी कैग ने पॉइंट आउट किया है। ये दो एग्जांपल्स, एंड इट वुड have made your question perfect for you. Okay, so this is how understanding basically only the two words, खाली दो वर्ड्स आपके आंसर को शक्तिमान बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है गाइस? कमेंट भी करके बता दे मेरे को, क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं हम। बहुत अच्छा, अनदर वन क्वेश्चन गवर्नेंस का। ओके, यस, वी आर हियर। दिस इज फ्रॉम गवर्नेंस, लोकल बॉडी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां देखिए, आप मेरे को बताइए कि डेमोक्रेसी होती क्या है सर?
रियल में जस्टिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया की बात करें तो यू लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बैंगलोर, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन बैंगलोर मेन सिटी में. इमेजिन समवन रिसाइडिंग इन पासीघाट. पासीघाट इज इन अरुणाचल प्रदेश. मेरे को कोई इशू आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू मेरे को आ रहा है, वेयर विल आई गो? आई विल गो टू द डीसी साहब, आई विल गो टू द बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मैं कैपिटल सिटी में रहता हूं, मैं तो मिनिस्टर तक भी अपनी बात पहुंचा सकता हूं. अब आप उसका इमेजिन करें जो बंदा पासीघाट या किसी भी फार फ्लंग एरिया में रहता है, अगर उससे कोई इश्यू फेस आ रहा है तो उससे पहले कैपिटल में आना पड़ेगा, ईटानगर में. वो ईटानगर में आएगा, फिर अपनी बात कहेगा. डू यू थिंक दिस इज जस्टिस? आपको लगता है जस्टिस है? नहीं है जस्टिस. बिकॉज इफ इट इज डेमोक्रेसी, गवर्नर शुड बी एट द डोर स्टेप. ओके, तो अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये है कि पीएम, सीएम, डीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल कैपिटल में होते हैं, चीफ मिनिस्टर स्टेट के कैपिटल में होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं. इफ आई लिव इन ए विलेज, अगर मैं गांव में रहता हूं तो मेरे को तो ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. देन हाउ गवर्नमेंट इज सिक्योरिंग जस्टिस फॉर मी? इसीलिए वी हैव द लोकल बॉडीज जो विलेज लेवल पे ही होंगे, पंचायत, म्युनिसिपालिटीज अर्बन छोटे इलाकों में होंगी. मैं सीधे जाके वहां पे अपनी बात रखूंगा. जो भी मैं इश्यूज फेस कर रहा हूं वो मैं वहां पे जाके एड्रेस करूंगा. ओके, मैं वहां जाके एड्रेस करूंगा. सो एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस. ये एग्जांपल आपका लिखेंगे. उसके बाद लिखेंगे ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज. फिर आपसे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है. पहला पार्ट ये आता है कि लोकल बॉडीज इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हमने लिख लिया. फिर एक सेकंड पार्ट आपके पास आता है. सेकंड पार्ट आपसे ये कहता है कि मेरे को प्रो एंड कॉन्स बताओ अगर आप मर्ज कर दें लोकल बॉडीज को विद अर्बन बॉडीज के साथ. मर्ज कर दें, दोनों को मिला दें, एक ही बॉडी. प्रो भी बताओ, कॉन्स भी बताओ. तो आपने इसके फायदे और नुकसान लिखने. इसके बाद ओके, कॉन्स में आपको पता है इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नहीं स्पाइस हो पाएंगे. कैपेसिटी इश्यूज आ जाएंगे. कैसे आएंगे कैपेसिटी इश्यूज? कैसे आएंगे? जो शहर के लोग होते हैं मोस्टली दे आर वेल ट्रेन्ड इन द टेक्निकल इश्यूज. हो सकता है पंचायत में कोई आदमी जो टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, तो उसको कैपेसिटी इशू आएंगे अगर दोनों मर्ज हो जाएंगे काम करने में. देयर वुड बी करप्शन. करप्शन हमेशा आप लिखेंगे. उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर वुड बी सम डिसीजंस दैट वुड बी टेकन ऑन द पार्शियलिटी. पार्शियलिटी हो जाएगी. आई थिंक मोर फेवरेबल होगा कि अगर आप ये लिखें कि ज्यादा फेवर मिलेगा शहर में रहने वाले लोगों को, क्योंकि गांव वालों को तो ट्रैवल भी करना पड़ेगा. उसके बाद आप मेंशन करेंगे इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी तो होगी. द स्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द रेवेन्यू जो अर्बन लोकल बॉडीज का है वो शायद लोकल बॉडीज का, रूरल लोकल बॉडीज का नहीं. तो ऐसे आपने अपना आंसर एड करना है, कंक्लूड करना है. क्वेश्चन क्या था फिर देख लो, जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं. कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस. मैंने आपको एक चार्ट से समझा दिया कि क्यों लोकल बॉडीज होनी चाहिए. आप इसे डिटेल में लिख लेंगे. मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपसे कहे. उसके बाद बोला गया है ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज. रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को अगर मर्ज कर दे, इसके फायदे और नुकसान बताए. तो दिस इज द नुकसान. हमने कॉन्स कर लिए सारे, क्लियर. और हमने फायदों की भी बात कर ली कि एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी, शायद ग्रॉस रूट तक जाके हम लोग डेवलपमेंट को लेके जाए.
Okay, so this was a question. Now the next question, sixth question. अगर कोई क्वेश्चन बीच में मिस हो रहा है वो इसलिए होगा क्योंकि दैट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द आईआर। तो कल सिद्धार्थ सर ने एक सेशन लिया हुआ है, इसी चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं ऑन द आईआर टॉपिक्स। आईआर के जो टॉपिक्स हैं उन पे सिद्धार्थ सर ने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है। ओके, सो यहां देखिए, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट more inclusive as they relate to certain vital public issues. कमेंट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। ओके, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि ये एक ऐसा ही क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड भी था और बड़ा टफ भी था, लेकिन हाँ इसको हम थोड़ा सा अगर लिखने की कोशिश करते मेन वर्ड्स को पकड़ के तो कुछ ना कुछ फ्रेम हो ही जाता। क्वेश्चन बेसिकली आप देखेंगे मेन वर्ड है, कह रहा है कि आपको जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, उनमें पोटेंशियल है कि वो इंडिया को डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज दे आर इंक्लूसिव। दे आर इंक्लूसिव, लोगों के बीच में ज्यादा लोगों से ज्यादा जुड़े हुए हैं और लोगों के इश्यूज को ज्यादा जानते हैं। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, आपको बोला गया है कि इस पे कमेंट करें, बताएं सही है या गलत है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है गाइस? ये जो क्वेश्चन है आपको कैसा लग रहा है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्वेश्चन, डू यू फाइंड इट टफ? टफ लग रहा है या आपको सो लग रहा है? मेरे को तो टफ लग रहा है। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो आज में थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पहले हम नेचर लिखेंगे, होता क्या है। इट इज ए लीगल एंटिटी। एक ट्रस्ट एक्ट था 1882 वाला, उसके अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाता है। उसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि ये कैसे सोशल डेवलपमेंट में योगदान अपना कर सकता है। कैसे करता है? वो ऐसे कर सकता है बिकॉज जो भी ट्रस्ट होते हैं, एक तो वो इंक्लूसिव होते हैं, लोगों के बीच में ही होते हैं। सरकार से ज्यादा पकड़ लोकल इश्यूज में एक ट्रस्ट रखता है। उसके बाद ये काम ये कर सकते हैं कि ये सोशल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, ये पब्लिक सर्विसेज देने में जो गैप है उसे फिल कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी इनके अराउंड रहती है उस कम्युनिटी की ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे सोचिए हर एक पब्लिक ट्रस्ट कितनी कम्युनिटीज की डेवलपमेंट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा ट्रस्ट के काफी स्कूल्स चलते रहते हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, तो ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ, कई बार आपने देखा होगा किसी ट्रस्ट ने जिम बनाया हुआ है, पार्क्स बनाए हुए हैं। तो अगर ये ज्यादा इंक्लूसिवली पब्लिक ट्रस्ट को हम लोग यूज करें खाली ये 3 ही क्षेत्रों में, तो जो सरकार जहां पर योगदान नहीं दे पा रही वहां पर पब्लिक ट्रस्ट योगदान दे देगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, आई थिंक किसी ने पूछा भी है कि ट्रस्ट क्या होता है। जो काफी बड़े लोग होते हैं वो अपनी स्टेट का आधा हिस्सा ट्रस्ट के नाम कर देते हैं, अपनी अर्निंग्स का, जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसका एक अलग से अकाउंट बना देते हैं जिसे ट्रस्ट कहते हैं, और उसी ट्रस्ट से ये वेलफेयर होता है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? ये सब क्वेश्चन क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट लिखना अगर लिख लें तो इसमें आप लिख सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट की ओर भी जा सकते हैं। ओके, स्किल सिखा सकते हैं। हेल्थ केयर में हम वी हैव डिस्कस्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यस, ये पॉइंट एक है जिसको आप ट्रस्ट में मेंशन करेंगे। जैसे पेड़ लगा सकते हैं, ई बाइक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं, जो लोग आपने देखा होगा चूल्हा वगैरह यूज करते हैं, उनको गैस सिलेंडर दे सकते हैं। ये सरकार भी ये काम कर रही है।
लेकिन ये लोग ज्यादा इंक्लूसिवली वहां तक पहुंच सकते हैं। ये डिफरेंस है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में। नाउ दिस वन इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन। ओके, कल में ये वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था मेंस GS2 में, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। अगर मैं आपको कुछ नंबर दूं तो रिसेंटली यही क्वेश्चन कम से कम आपने 2 बार देखा होगा किसी ना किसी मेंस में, स्टेट PCS और बाकी एग्जाम्स में। गुड आफ्टरनून मिस लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Okay, so we are solving yesterday's paper and we have reached question number 7. Thala for a reason. Poverty and malnutrition create a vicious cycle. Vicious cycle, economy का. So poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. 2 पार्ट से क्वेश्चन के, यहीं से देख लो। गुड आफ्टरनून गाइस। बेसिकली क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट ए विशियस साइकिल। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि एक विशियस साइकिल, एक ट्रैप क्रिएट होता है पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन से। मैंने कहा, फिर आपने कहा कि वो इफेक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। मैंने कहा, तो आपसे ये नहीं बोल रहा कि इसको डिस्क्राइब करो, ये चीज याद रखना। इसके आगे क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। आई थिंक ये क्वेश्चन में आप मार्क्स आराम से खींच सकते हैं। इस क्वेश्चन में मार्क्स लेना इजी है अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। पहला पार्ट, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन को विशियस साइकिल से जोड़ना है। दूसरा पार्ट, विशियस साइकिल में एक बार बंदा चल गया तो ह्यूमन कैपिटल इफेक्ट होगा। तीसरा पार्ट, एग्जामिनर UPSC आपसे बोल रहा है कि आप बताइए क्या स्टेप लेंगे जिस साइकिल को हम ब्रेक करें, विशियस साइकिल को हम ब्रेक करें। गाइस क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है? अब देखिए विशियस साइकिल क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पर्सन, ये मैं हूं, मैं गरीब हूं, आई एम पोर, मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम पोर, कोई और इनकम ही नहीं है मेरे पास। आप खुद ही सोचो, क्या मैं कुछ अच्छा खाऊंगा? कुछ अच्छा खाने को होगा मेरे पास? कोई फूड होगा मेरे पास? नहीं होगा। जब मेरे पास फूड नहीं होगा, पॉवर्टी के करके माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो मेरे अंदर आएंगी डिजीज, बीमारियां होंगी मुझे। बेसिकली मैं पोर था, मैं पोर हूं, मेरे पास खाने को नहीं है। खाने को नहीं है तो मेरी बॉडी चलेगी कैसे? मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। अब मैं बीमार पड़ गया। जब मैं बीमार पड़ गया, क्या मैं काम पे जा सकता हूं? विल आई बी एबल टू गो टू वर्क? नहीं, काम पे नहीं जा सकता। आप साइकिल देखिए जुड़ कैसे रहा है। मैं पोर हूं, मेरे पास खाने को नहीं है, बीमार हो गया, काम पे जाऊंगा? नहीं। काम पे नहीं जाऊंगा, क्या मेरे पास पैसा आएगा? नहीं आएगा, पैसा ही नहीं आएगा मेरे पास। दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल। यही विशियस साइकिल। मैं वापस से पॉवर्टी में ही फंस गया क्योंकि मैं काम पे गया नहीं, मैंने कमाया नहीं। तो पहला वाला पार्ट यहां से क्लियर हो गया। अब ये सीधे सीधे किसको इफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है तो पैसे नहीं कमा पा रहा है, वापस से पोर रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। क्या स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए कि विशियस साइकिल टूटे? बिल्कुल लक्ष्मी,
बिल्कुल आप 2025 करें। हमारी क्लासेस रेगुलरली स्पेशली यूपीएससी के लिए तो चलती रहती। ओके, हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, अफोर्डेबल कोर्सेज है, हाईली एजुकेटेड मोस्ट ट्रेन्ड फैकल्टीज आपको वहां पर मिलेंगे जिन्होंने एग्जाम को बिल्कुल बारीकी से समझा हुआ है। आप यूट्यूब चैनल के थ्रू भी जाएं, आप ऐप पे हमारे कोर्सेज भी देखें। आई विश यू गुड लक फॉर द। ओके, अब ये देखिए आप कि हमने ये देखा कि ये पॉवर्टी था, भाई साहब पोर थे, काम पे नहीं गए, डिजीज के करके फिर पोर रह गए। अब आपसे तीसरा पार्ट कह रहा है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। क्या स्टेप्स हो? जब ये पोर था, इसके पास खाने को नहीं था, तो गाइस इसे फूड ही दे देते हैं, सब्सिडाइज फूड, राशन। अब समझ में आ रही है वो रिपोर्ट आपको वर्ल्ड बैंक की कि इंडिया ने पॉवर्टी कैसे, एक्सट्रीम पॉवर्टी कैसे खत्म कर रहा है। जो गवर्नमेंट हमारी फ्री खाना दे रही है, राशन दे रही है, तो बेसिकली वो इस विशियस साइकिल को पहले ही स्टेज पे किल कर रही है। कैसे? अगर इसके पास खाना आ गया तो डिजीज नहीं होंगे, डिजीज नहीं होंगे, कहां जाएगा? काम पे। काम पे जाएगा तो पैसे भी कमाएगा, राशन तो फ्री चल ही रहा है। इसी के साथ साथ अगर कोई बीमार पड़ भी जाए, देयर इज आयुष्मान भारत, पैसा लगेगा ही नहीं बीमारी पे। सो दो स्कीमें, एक राशन देने वाली और दूसरी स्कीम आयुष्मान भारत। यहां पे विशेष साइकिल आप मेंशन करेंगे कि कैसे तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है गाइस? शाबाश। ओके, यस, आगे देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सब्जेक्ट न्यूज में भी था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एम्स and objects of recently passed and enforced the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. Whether university state education board examinations too are covered under the act. जो गवर्नमेंट ने, जो इंडिया में नकल का एक सिलसिला चला हुआ था काफी टाइम से, चीटिंग का, उस चीटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है जिसे कहते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। उसी एक्ट से आपको पूछा गया है, पहले उस एक्ट के बारे में पूछा गया है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले उस एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया, फिर दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है क्या यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड भी इसमें कवर है। तो पहले आपको एक्ट समझाना है, फिर यह बताना है कि क्या यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स इसमें कवर्ड है या नहीं। टू पार्ट क्वेश्चन। तो यहां देखेंगे आप, एक्ट लाया क्यों गया? माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। इसमें गाइडलाइंस बनी हुई है, जैसे एक गाइडलाइन ये भी है इसमें कि टैंपरिंग विद कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हमने ये देखा हुआ है कि कुछ एग्जाम जो कंप्यूटर पे होते हैं, वहां पे कंप्यूटर के साथ छेड़खानी की जाती है, तो अब ये क्राइम है इसी एक्ट के अंतर्गत। इनहेंस करें सिक्योरिटी को और पेनल्टीज लगाएं। ओके, क्रिमिनल ऑफेंस है अब चीटिंग। ओके, पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा डेटरेंस बढ़ाई गई है। प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस एजुकेशन में ही, मॉनिटरिंग आप बनाएंगे, ये सब इस एक्ट में दिया हुआ। तो दिस हैज बीन गिवन इन दिस एक्ट कि कैसे कैसे हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, हम लोग मिलके कैसे चीटिंग को रोक सकते हैं इस एक्ट के थ्रू, सरकार कैसे चीटिंग पे नकेल कस सकती है। दिस हैज बीन गिवन है। ओके, तो ये दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है कि आप बताएंगे, यस, आई थिंक देयर वाज अ सेकंड पार्ट आल्सो, यस, आप बताएंगे कि वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन
टू आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट गाइस, सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल आर कवर्ड अंडर दिस। ओके, तो 2 पार्ट का आपने आंसर दे दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब। फिर क्वेश्चन 12, बीच में जो क्वेश्चंस थे देवर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कवर्ड बाय सिद्धार्थ सर। क्वेश्चन 12 में आ गया, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। यहां रुक जाओ, आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 का मतलब क्या है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ except by the procedure established by law. No person shall be deprived of his life except by the procedure established by law. और इसी में पूछा गया था कि लाइफ का मतलब क्या है। तो लाइफ का मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, मेनका गांधी केस में कहा था, लाइफ मींस लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। वही बात यहां पर हो रही है, क्लियर हो गया यहां तक? यही चीज यहां हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेनका गांधी केस। Explain Article 21. In this reference, discuss the law relating to DNA testing of the child in the womb to establish its paternity. Basically, this question आपको कह रहा है कि आर्टिकल 21 को आप रिलेट करें जो डीएनए का टेस्ट होता है टू फाइंड द पैटर्निटी। जिन कपल्स में पैटर्निटी इश्यूज होते हैं, अबाउट द रियल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, वहां पे डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। आपको बोला गया है कि आप बताइए कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ मींस लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी, मेनका गांधी केस। तो क्या ये डिग्निटी है? जो डीएनए पेरेंटिंग टेस्ट हो रहा है, क्या ये आर्टिकल 21 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपको पता है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, बिकॉज लाइफ मींस लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी, और डिग्निटी का एक पार्ट प्राइवेसी भी है। प्राइवेसी नहीं तो डिग्निटी नहीं। कौन से केस में कहा गया था? पुट्टू स्वामी जजमेंट में कहा गया था। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो डीएनए टेस्टिंग ऑफ बेबी होती है, चाइल्ड होती है, ये कौन से एक्ट के अंदर होती है? इट हैपेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। बेसिकली भावनी प्रसाद जीना वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एक केस हुआ था। इसमें कहा गया था कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए कंसेंट जरूरी है, कंसेंट होनी चाहिए दोनों की, पेरेंट्स की, तभी डीएनए टेस्ट होगा। आप किसी का भी स्टेट जबरदस्ती नहीं करवा सकती पैटर्निटी टेस्ट। व्हाई? बिकॉज लाइफ मींस लिविंग ए चॉइसेस एंड डिग्निटी। डिग्निटी आती किससे? प्राइवेसी से। ऐसे तो प्राइवेसी हैम्पर हो जाएगी। ओके, फिर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, पेरेंट का नाम नहीं बोला, एक्सेस लिखा है डीएनए टेस्ट शुडंट बी हेल्ड व्हेन अदर एविडेंसेस आर नॉट प्रेजेंट। कह रहे कि डीएनए जो टेस्टिंग है, इट शुड बी ए लास्ट रिजॉर्ट। आपने शुरू में नहीं करना है, बिकॉज प्राइवेसी इन्वॉल्व है, उसमें डिग्निटी इन्वॉल्व है। अशोक कुमार केस में कहा कि एम ऑफ पैटर्निटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन ओनली एम इज क्लियर। तभी आप गवर्नमेंट को तभी पैटर्निटी टेस्ट की इजाजत देनी चाहिए कोर्ट्स को, जब एम क्लियर है कि क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ डिग्निटी एंड प्राइवेसी। तो ये सारा क्वेश्चन इसी से डील कर रहा है, एंड इसको आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया गाइस? यहां तक क्लियर हो रहा है? गुड। देन वी हैव आर्टिकल 13। What changes has the union government recently introduced in the domain of center-state relations? जो कुछ चेंजेस हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में हुई हैं, वो आपको लिखनी है। Suggest the measures to be adopted to build the trust between the center and the states and for strengthening the federalism. 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स का, डिटेल में लिखना पड़ेगा।
सेंटर स्टेट रिलेशंस, पहले आपको लिखना है चेंजेस इन द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो रिसेंटली चेंज हुई है, इट इज मोस्टली ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या पीएम श्री। ये दो मेन इश्यूज है जहां पर स्टेट, अक्सर हम देखते हैं जो तमिलनाडु की स्टेट है वो यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ है, कह रहे हैं अपने में फंडिंग रोक के रखी है। यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो कंप्लाई नहीं कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, पीएम श्री से। तो ये पहली एक इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज है, जो आप यहां पर लिखेंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा तमिलनाडु केस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद दो मेन इश्यूज जो आप यहां पर मेंशन करेंगे वो है एनआईए और ईडी। एनआईए और ईडी। ईडी के ऊपर आप लिखेंगे क्यों काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ईडी इज ए वेपन दैट हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट द अपोजिशन। इसमें आप अपोजिशन दिल्ली केस वगैरह की, हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। देन एनआईए की टेक ओवर कर जाती है, पुलिस जो कि स्टेट की है उसे एनआईए केस ले लेती है। अगला चीज क्या आपसे, देन इज suggest the measures to be adopted to build the trust between center state। तो बहुत इजी है, आपसे पूछा गया कि आप बताइए कैसे सेंटर स्टेट में बड़े रिश्ते अच्छे हो, फेडरलिज्म हमारा स्ट्रांग हो। तो रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। ओके, इनको भी जो स्टेट्स हैं रेगुलरली इनका व्यू जानना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। तो ऐसे ऐसे स्टेप गुड गवर्नेंस वाले हम सब फेडरलिज्म को स्ट्रांग करने वाले यहां पर लिखेंगे। तो दिस क्वेश्चन वुड बी डन, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो रिसेंट पूछा है उसमें पीएम श्री, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ईडी, सीबीआई और एनआईए, ये सब लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखते हैं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन इंडिया, एज ए रिजल्ट ऑफ इट द इंडियन सुप्रीम कोर्ट emerged as the world's most powerful judiciary। बेसिकली पीआईएल तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीआईएल तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मेरे पे कुछ होगा या मेरे अराउंड कोई दिक्कत होगी, क्रिमिनल या सिविल, तो मैं केस फाइल करूंगा। लेकिन अगर पूरे समाज को एज ए होल कोई चीज परेशान कर रही है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस, तो जो केस हम लोग करते हैं इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन है ये। दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मेरली ए लेटर। एक लेटर हम लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, कि सर हमारे साथ ये हो रहा है। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि इसका नाम पब्लिक इंटरेस्ट है। यानी जो मैं टॉपिक कोर्ट को कह रहा हूं कि आप इस टॉपिक को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं, स्टेट से अकाउंटेबिलिटी मांगे, वो टॉपिक पब्लिक को एट लार्ज परेशान करना चाहिए, अफेक्टेड हो पब्लिक उससे, खाली मेरे से नहीं, पब्लिक पूरी एज ए होल। सो दिस इज द पीआईएल। जस्टिस भगवती केस में आप जिक्र दे देंगे, जस्टिस भगवती के बारे में लिखेंगे। एनवायरमेंट के केसेस लिखेंगे एमसी मेहता वाले। हम 2G स्कैम, जितने भी स्कैम्स हुए मेजरली, उनके बारे में हम लिखेंगे पीआईएल। रिसेंटली वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी एक पीआईएल कोर्ट ने एक्सेप्ट की हुई है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में लिखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई बंदा कोर्ट में केस कर रहा है तो ही शुड हैव ए लोकल स्टैंडर्ड। दैट मींस ही शुड बी समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द केस। लेकिन जो पीआईएल होती है इसमें लोकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, बिकॉज ये पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फाइल कर, तो ये चीज भी मेंशन कर दीजिएगा। एंड जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी इससे पावरफुल क्यों बन रही है?
सो पीआईएल से इंडिया की जुडिशरी इसलिए पावरफुल बन रही है क्योंकि वो खाली लोकस स्टैंड वाले केस नहीं देख रही, वो केसेस भी देख रही है जिससे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। जैसे भगवती का लिख दीजिएगा, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट के केसेस वगैरह, ताजमहल, ताज ट्रपीजियम केस, वो सब लिख दीजिए। क्वेश्चन इज था discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US Constitution. 250 words, 15 marks. Another important question is, ये तो हमारे preamble में ही है. Okay, this is given in the अरे भाई लाइट बंद की क्या? क्लास ले रहोगे? लाइट ऑफ हो? Yeah guys, wait. Yeah guys. Okay. Yeah guys, can you hear me? कमेंट करें गाइस बिल्कुल. Can you hear me guys? वॉइस आ रही है? Yeah guys, can you hear me? I'm back guys. Can you hear me? Just wait a minute, guys. I'm starting the system again. Yeah, guys, this is okay now.
कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू सी मी? अब ठीक है, माय अपॉलॉजीज। सो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस मेरे को बता दें आवाज वगैरह आ रही है, सब क्लियर है? आप या गाइस नो देखिए अब। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस इट हैज कॉस्ट। अचानक से पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी। सो वी आर नाउ बैक ऑनलाइन। ओके, माय अपॉलॉजीज गाइस, सिंसियर अपॉलॉजीज। अब यहां देखें हम। सो वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। मैंने आपसे कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US Constitution. सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है पुराने टाइम में देयर वाज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्यूडलिज्म, जहां टॉप पे रूलिंग फैमिली होती थी, यहां पर नाइट्स होते थे और नीचे स्लेव्स होते थे। इंग्लैंड में, यूरोप में होता था, लेकिन सबसे ऊपर चर्च होता था। चर्च डिसाइड करता था कि राजा कौन बनेगा, और बाकी के फंक्शंस भी चर्च ही डिसाइड करता था। इस सिस्टम को कहते थे फ्यूडलिज्म। इस सिस्टम को क्या कहते थे? फ्यूडलिज्म। लेकिन आफ्टर द रेवोल्यूशन, आफ्टर द रेनेसांस, रेवोल्यूशन हुई, फिर कंसेप्ट आया दैट चर्च एंड स्टेट शुड बी सेपरेटेड। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। कंप्लीट सेपरेशन। चर्च को कोई मतलब नहीं है, स्टेट को कोई मतलब नहीं है चर्च के साथ। दैट मीन्स स्टेट का कोई मतलब नहीं है आपके रिलीजन के साथ, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड द हार्डकोर एंशिएंट सेकुलरिज्म, जहां आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी रिलीजन करें, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और स्टेट को आपके रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। देन वी सॉ द राइज ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवोर्स था, सॉरी, चर्च और स्टेट के बीच में जो डिवोर्स था वो तो रहा ही रहा, साथ में स्टेट ने लोगों को फ्रीडम दे दी कि भाई जो मर्जी रिलीजन अपनाना है अपना, हमारा कोई रिलीजन नहीं। आपने जो मर्जी रिलीजन प्रोपोगेट करना है, फैलाना है, गो विद इट। सो ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म आया। फिर आया इंडियन सेकुलरिज्म, इन दोनों से अलग, थोड़ा अलग। इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट हैज नो रिलीजन एंड यू आर फ्री टू प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस एनी रिलीजन यू वांट। आपने जो धर्म अपनाना है अपना, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, आपको आजादी है जो मर्जी करें। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म ये कहता है कि अगर आपके रिलीजन के करके किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, एब्रिज हो रहा है या कॉन्ट्रवीन हो रहा है, स्टेट एक्शन ले लेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रांस में देयर इज ए क्लियर डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च। रिलीजन का और स्टेट का क्लियर डाइवोर्स है। अमेरिका में भी डिवोर्स है, लेकिन आपको आजादी है, जो मर्जी रिलीजन एक्सेप्ट करना है करो, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडिया में स्टेट इज एम्बिगुअस ओमनिवेलेंट। यहां देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको पूरी आजादी है कि जो रिलीजन अपनाना है अपनाओ, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। लेकिन अगर आपके रिलीजन के करके किसी और का फंडामेंटल राइट टूट रहा है तो स्टेट एक्शन ले लेगी। इसको हम लोग कहते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंट। यानी इंडियन सेकुलरिज्म का नेचर क्या है? वॉचफुल एम्बिवेलेंट।
स्टेट सोई है, कोई मतलब नहीं आपके रिलीजन के साथ, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, जो स्टेट की कुर्सी पे बैठा है उसका रिलीजन तो हो ही सकता है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का अपना रिलीजन हो सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रिलीजन नहीं है पोस्ट का, लेकिन राहुल गांधी का अपना पोजीशन, अपना एक रिलीजन हो सकता है। तो स्टेट सो रही है, कोई टेंशन नहीं, सेकुलरिज्म है, आपने जो रिलीजन प्रोफेस प्रोपोगेट करना है आप करिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही आपके रिलीजन के करके किसी का फंडामेंटल राइट टूट रहा है तो गाइस स्टेट एक्शन ले लेगा। जैसे एग्जांपल सती सिस्टम, रिलीजन से के टाइम पे स्टेट सोई थी, जैसे ही इस रिलीजन के करके किसी का फंडामेंटल राइट टूटा, डिग्निटी नहीं थी वुमेन को, तो स्टेट ने इंटरफेयर कर दिया, राइट टू लाइफ जा रहा था, ट्रिपल तलाक सेम चीज। तो वही सब चीजें आपने इसमें मेंशन कर दी। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चन सिद्धार्थ सर ने एड्रेस कर लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये थे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस। मेरा नाम है नवदीप एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अनअकैडमी। अगले सेशंस के लिए हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।